अस्सलाम वालेकुम। मेंटर्स मंत्रा की दूसरे एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। सैयद अहमद मसूद, सीईओ चेंज मैकेनिक्स। और आज मेरे साथ जो बहुत ही नौजवान शख्स मौजूद हैं, वैसे तो तारुफ के मोहताज नहीं हैं, साद हामिद। इनको आप बहुत सारे हवालों से जानते होंगे, और जब भी आप साद का नाम लें किसी न किसी मुख्तलिफ हवाले से लोग इनको जानते होंगे। कुछ लोग इन्हें जानते होंगे क्योंकि टेड टॉक्स इन्होंने शुरू की थी पाकिस्तान में, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल, कन्वीनर थे उसके। कुछ लोग इनको जानते हैं वो जो ग्लोबल शेपर्स होते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ इनका ताल्लुक रहा। लेकिन मैं साद को इससे भी पुराना जानता हूँ। मैं जानता हूँ साद जब एक स्टूडेंट थे और टेक्निकल राइटिंग करते थे, और उसके ज़रिए इन्होंने फ्रीलांसिंग के ज़रिए बड़ा हैंडसम इनकम प्रोड्यूस करना शुरू किया था। आई वाज रिमेम्बर, मुझे याद है मैं बहरिया यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा ऑडिटोरियम में, पता नहीं किस लिए मुझे इनवाइट किया हुआ था, और साद ने उसमें एक तकरीर की थी कि उस ज़माने में, आज से काफ़ी अरसा पहले, आई थिंक 11 साल पहले, अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट बना रहे थे। लेकिन साद जो हैं, इनमें एक बड़ी ख़ासियत ये है कि ये सिर्फ पैसे बनाने में इंटरेस्टेड कभी भी नहीं रहे। ये हमेशा कम्युनिटी बिल्ड करने में, दूसरे लोगों की मदद करने में बहुत ज़्यादा पेश रहे हैं। उन्होंने बहुत हर हर प्लेटफॉर्म पे कोशिश की कि और लोग आएँ और इनसे सीखें। और इसी सिलसिले में अब बहुत सारे, मेरा ख्याल है सैकड़ों लोग इनसे डिजी स्किल्स में भी तरबियत हासिल कर रहे हैं। आजकल साथ जो हैं, वो कम्युनिटी मैनेजमेंट का रोल प्ले कर रहे हैं गूगल में, गूगल सिंगापुर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो बहुत ही लंबा चौड़ा सफ़र, बहुत ही थोड़ी उम्र में, बहुत ही कंप्रेस्ड किस्म की टाइमिंग में, मेरा ख्याल है साथ जो हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत अच्छी तरह से जानने वाले चंद लोगों में से हैं। और आज जो हम गुफ्तगू करेंगे ये बड़ी दिलचस्प भी होगी और अहम भी होगी, क्योंकि हम इसमें देख रहे होंगे कि स्टार्टअप्स के चैलेंजेस क्या होते हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग के चैलेंजेस क्या होते हैं, मेंटरिंग की क्या ज़रूरत है, और किस किस्म के मेंटर्स को ढूंढने की ज़रूरत है। और एक बड़ी कन्फ्यूजन होती है जब कोई बंदा स्टार्टअप लॉन्च करता है कि हर किस्म की उसको राय मिल रही होती है, तो सही फैसले कैसे किए जाएं। सो बहुत बहुत शुक्रिया साद, वक्त निकालने का। वेलकम टू द शो। सर बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का मुझे। आई ऑलवेज फील वेरी मोटिवेटेड टू बी इन योर प्रेजेंस। और बड़े अरसे से हमारी जो है ना इन पर्सन तो मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन आई एम ग्लैड के गिवन दिस अपॉर्चुनिटी यूजिंग जूम एंड टेक्नोलॉजी वी वर एबल टू मीट अप अगेन। और हमेशा आपसे इन योर प्रेजेंस आई गेट टू लर्न अ लॉट। एंड ये जो प्लेटफॉर्म है आपका startup.pk, lately I've been going to the platform for looking at some of the content as well. I think your team is doing an amazing job in terms of inspiring the younger generation, जिसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज एक जो चैलेंज जो आज हम डिस्कस भी करेंगे अपनी इसमें डिस्कशन में, वो ये है कि यंगर जनरेशन के लिए कंटेंट इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। and you are helping create that platform where there's a lot of content available. So again, thank you so much for inviting and hope to have a great discussion today. हाँ, तो जहाँ तक आपने startup.pk की बात की, हाँ, कोशिश बिल्कुल यही है, और आप जैसे लोगों का, दोस्तों का ताउन बड़ा अहम है इसमें कि मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों में एक बड़ी ख़ास बात है जो मैं उस दिन अर्जिश के साथ भी कर रहा था, कि हम बाय नेचर बड़े गिविंग लोग हैं। हम चाहते हैं कि दूसरों का भी भला हो। तो वो कहते हैं जनरली पाकिस्तानी एक दूसरे की टांग घसीटते हैं। मेरा तजर्बा इसका खासा उलट है। मतलब कि जहाँ आप किसी से कहें ना कि जी आप आगे बढ़ें, थोड़ी सी मदद करें, पीपल आर मोर देन विलिंग, अपना वक्त भी देते हैं, और अगर रिसोर्सेज भी दे सकें तो ज़रूर देते हैं। सो मेरा ख्याल ये तो हो गई काफ़ी सारी बातें। अब हम शुरू करते हैं। पहले एक टर्म है डिजिटल इवेंजलिस्ट। बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ है, जैसे एंटरप्रेन्योर एक बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ है, ज़ुबान पे चढ़ते चढ़ते वक्त लग जाता है। तो ये डिजिटल इवेंजलिस्ट क्या होता है, और आप हमारे पाकिस्तान के शुरू के डिजिटल इवेंजलिस्ट में से हैं, तो ये क्या इवेंजलिज्म कर रहे हैं आप? So इसकी बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद एन एग्जांपल हियर। वैसे तो अगर आप इवेंजलिस्ट जो है वो उसका डिक्शनरी में जाके वर्ड देखें तो जो आई थिंक क्रिश्चियनिटी में जो उनके जो लोग थे, जिस तरह जो क्रिश्चियनिटी की तरफ लोगों को राग़िब करते थे, तबलीग करते थे अपने लफ्जों में। तबलीग हाँ, करते थे, तबलीग इज द राइट वर्ड, यस। हाँ, तो वो उनको इवेंजलिस्ट कहा जाता था। वहां से लफ्ज वहां से निकला है, अगर तो एग्जैक्ट मीनिंग पे जाए। बट टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये लफ्ज थोड़ा सा पॉपुलराइज जो है वो किया था गाय कावासाकी ने, जो कि पहले एप्पल में ही वाज द फर्स्ट इवेंजलिस्ट दैट वाज हायर्ड टू एप्पल की तबलीग करने के लिए टेक की दुनिया में। कि वो क्या कर रहे थे, वो जाके डेवलपर्स को बताते थे कि जी मैकिंटॉश को यूज करो, मैकिंटॉश पे डेवलप करो, ये करो वो करो।
इवेंचुअली क्या हुआ कि वो लफ्ज वहां से शुरू हुआ काफी पहले, और उसके बाद उसकी एक पूरी इंडस्ट्री बन गई। अभी भी हालांकि इट्स नॉट दैट बिग, बट नाउ यू वुड सी टेक इवेंजलिस्ट, या नाउ यू वुड सी डिजिटल इवेंजलिस्ट, नाउ यू, और उसकी काफी आगे किस्में हैं। इनफैक्ट कम्युनिटी मैनेजमेंट, कम्युनिटी बिल्डर्स उसी की एक किस्म है। फिर डेवलपर एडवोकेट्स, टेक एडवोकेट्स। तो कोई भी ऐसा बंदा हु इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन लर्निंग टेक्नोलॉजी एंड वांट्स टू स्प्रेड दैट टेक्नोलॉजी, उसको आप कह सकते हैं डिजिटल इवेंजलिस्ट। तो मेरे केस में काफी टेक्नोलॉजीज हैं जो मैंने सीखी। वर्डप्रेस मैंने सीखा, फिर मैंने डीजी स्किल के स्टूडेंट को सिखाया, तो मैं अपने आप को डिजिटल इवेंजलिस्ट ऑन वर्डप्रेस भी कह सकता हूँ। फिर इसी तरह मैं अपने आप को जो है वो गूगल के साथ आजकल एफिलिएटेड हूँ, उनकी टेक्नोलॉजीज को हेल्प कर रहा हूँ प्रमोट करने में हमारी लोकल कम्युनिटीज में, तो मैं अपने आप को गूगल टेक इवेंजलिस्ट भी कह सकता हूँ। सो आई थिंक एक बहुत जबरदस्त सी एक नीश है नई, जो उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं। और अब कंपनीज इनफैक्ट दे हायर फुल टाइम। लाइक मैंने अपने, जब मैं बेनी यूनिवर्सिटी में डिग्री कर रहा था, मैंने, एंड आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग माई सेल्फ, तो मुझे कभी मैंने सोचा नहीं था जिंदगी में कि मैं जाके कहूंगा कि जी मैं इवेंजलिज्म करता हूँ, क्योंकि ना उस वक्त लोगों को पता था, अभी भी इतना ज्यादा लोगों को नहीं पता। इवन तक कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को जाके आज बताऊं कि मैं कम्युनिटी बिल्डर हूँ, तो दे वुड बी लाइक वो क्या होता है। तो अगेन दिए वो नए प्रोफेशंस हैं, वो नई चीजें हैं, जो जॉब्स हैं, दीज आर द फ्यूचर काइंड ऑफ फ्यूचरिस्टिक जॉब्स जो बहुत ज्यादा डेवलप हो रही हैं। डेवलपर एडवोकेट्स हो गए, स्टार्टअप एडवोकेट्स हो गए, स्टार्टअप कम्युनिटी बिल्डर्स हो गए, इसी तरह डिजिटल इवेंजलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग इवेंजलिस्ट। बट ओवरऑल आई थिंक इसका जो समरी हुई है, कोई भी ऐसा बंदा जिसको उस कम्युनिटी का बहुत ज्यादा शौक हो, वो सीखना चाहता हो और दूसरे लोगों को सिखाना चाहता हो, वो एक इवेंजलिस्ट है। अच्छा, आपने जॉब्स की बात की और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तो आप पार्टिसिपेट भी करते रहे हो रेगुलरली, वो आपको बुलाते हैं, इट्स एन ऑनर फॉर पाकिस्तान। तो अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो प्रिडिक्ट कर रहा है कि फुल टाइम जॉब्स बहुत तेज़ी के साथ कम हो जाएंगी, जो फ्यूचर ऑफ जॉब्स है वो बड़ा डिफरेंट नज़र आता है। तो जो हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस है जनरली अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बहुत सारे नौजवान जो हैं वो नौकरी ढूंढते रहते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती। मेरा तो ख्याल है उनकी अप्रोच में कोई मसला होता है। लेकिन आप क्या समझते हो, क्या एडवाइस दोगे एक तो नौकरियों के बारे में, और फिर किस किस्म की नौकरियां, और अगर नौकरियां नहीं करनी तो किस किस्म का, मसलन जैसे डिजिटल इवेंजलिस्ट है, सो गूगल में या किसी बड़ी टेक कंपनी में भी हो सकता है, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि डिजिटल इवेंजलिस्ट स्टैंड अलोन भी हो सकता है, आप अपने बिजनेस के तौर पे भी इसको रन कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पे थोड़ी सी अपनी इनपुट दीजिएगा। ये आपने बड़ा वैलिड एक जो पॉइंट यहाँ पे रेज किया, वो है अप्रोच का। आई थिंक ओवरऑल यंग लोगों के साथ में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है, और मैंने खुद जो रियलाइज किया, आई थिंक इसमें काफी ज्यादा इशू ही है अप्रोच का। क्योंकि देखिए, अगर आप इकोनॉमी एक एग्जिस्ट करती है, उस इकोनॉमी में जॉब्स आर ऑलवेज देयर। वो आप लोकल इकोनॉमी की बात करें, इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात करें, ये कभी भी नहीं होता कि जो है जॉब्स एग्जिस्ट ना करें। जॉब्स आर द एक द फाउंडेशन ऑफ एनी इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी। और उसमें काफी पॉइंट्स हैं कि कुछ इकोनॉमीज श्रिंक कर रही हैं, कुछ इकोनॉमीज जो है वो ग्रो कर रही हैं, बट जॉब्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन वन फॉर्म और दी अदर। लेकिन ये जरूर है कि अगर आप अपने आप को जॉब रेडी स्किल से नहीं सीखेंगे और आप जाके कहेंगे कि जॉब्स नहीं मिल रही, तो दैट्स अ डिस्कनेक्ट इन योर अप्रोच एंड इन व्हाट द इंडस्ट्री नीड्स राइट नाउ। तो इंडस्ट्री मुझे कह रही है कि जी अच्छा, मुझे एक बच्चा चाहिए जिसको एक्सेल आती हो, डॉक्स, गूगल डॉक्स आती हो, और वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिक्स ही कर सकता हो या कर सकती हो। और आप जो है ना अपनी सीवी पे लिखेंगे कि जी माय हॉबी इज सर्फिंग द इंटरनेट, तो there is a disconnect. And I don't mean to make in any way fun of the young people that we have. I just want them to work harder. Okay, try to think like what your employer is going to need. भाई इंटरनेट अगर आपने सर्फ करना है, तो वो तो पाकिस्तान के सारा यूथ करता है, वो तो सारे लोग उस सोशल मीडिया को यूज करते हैं। आप कैसे वैल्यू डाल सकते हैं? एंड मैं आपको बताऊं सईद साहब, मेरा ये इतना बड़ा एक दुखड़ा है ना कि मैं, क्योंकि अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, दूसरे लोगों के लिए भी हेल्प करता रहता हूँ, टू फाइंड टैलेंट, एंड इट्स ऑलवेज द कम्युनिकेशन एंड ऑलवेज द अप्रोच which keeps a really good talent from getting the job out there. तो एक तो अप्रोच वाली बात है। दूसरा ये है कि ऑब्वियसली इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री जाके देखें कि किस तरह की इंडस्ट्री में जॉब ज्यादा आ रही हैं। तो अगर आप लगाएंगे लेट्स से पूरे 4 साल एक इस तरह की डिग्री पे जिसमें आपको लगता है कि जॉब, अगर तो आपका पैशन है तो आई अंडरस्टैंड। देखें, अगर आप कहते हैं ना कि जी मैंने
जियोफिजिक्स में डिग्री करनी है, नॉट बिकॉज कि मुझे इधर ही एडमिशन मिला, बट बिकॉज आई वांट टू लाइक डू सम डिग्री इन जियोफिजिक्स व्हिच विल चेंज द वर्ल्ड, यू नो, क्लाइमेट चेंज, ये वो, मैं किसी, अगर आपका पैशन है तो इट मेक्स सेंस। अगर आप जियोफिजिक्स की डिग्री इसलिए कर रहे हैं, एंड अगेन आई डोंट मीन टू सिंगल आउट जियोफिजिक्स, आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट फील्ड, बट जस्ट गिव एन एग्जांपल कि मैंने खुद देखा है कुछ लोग जो कि जी अच्छा इसमें एडमिशन मिल गया, बैचलर्स की डिग्री तो करनी है, तो यार वही आप 2 साल लगा के कोई ऑनलाइन प्रोग्राम जो आपको कोडिंग सिखाता है वो कर लें, वो आपको जॉब दिला देगा। So try to see कि are you spending your time enough in doing what actually the industry wants, and ये मेरी सी हर किसी यंग बंदे को एक सजेशन भी होती है कि जो भी पढ़ रहे हैं उसकी जाके पहले देखें कि जॉब्स किस तरह की अवेलेबल हैं, उस पे ना रहें कि जी अच्छा अब्बू लगवा देंगे या चाचा का कोई कनेक्शन निकल आएगा। Try to look at whether without those connections you'll be able to find your mark in the industry। और अब तो कोविड के बाद खासतौर पे थिंग्स आर बिकमिंग सो मच रिमोट, क्योंकि हम एक जमाने में जब करते थे इस तरह की चीजें ऑनलाइन तो हमें लोग कहते थे नहीं नहीं ये कोई नहीं होता, कोई रिमोट काम नहीं होता, ये वो सारी वैसी बातें बनी हुई हैं। अब तो उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। सो नाउ प्लीज गो एंड लुक इनटू, यू नो, पुट दैट कीवर्ड इन कि अच्छा आप इंजीनियरिंग करें, ये करें, वो करें, उसकी जॉब्स कितनी ज्यादा हैं, या उस तरह की और कौन सी जॉब्स हैं जो आप कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट देता हूँ अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री का, क्योंकि अगर इवन दो आई हैड अ वेरी बैड CGPA, आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, बट उसने जो मुझे एक फाउंडेशनल नॉलेज दी ऑफ इंजीनियरिंग कि यार लाइक आई रियलाइज आई लव बिल्डिंग थिंग्स, आई एम ऑब्सेस्ड विद बिल्डिंग थिंग्स। तो वो क्यों है, क्योंकि शायद मैं इंजीनियरिंग में जब वो था तो इंजीनियर्स आर बिल्डर्स बेसिकली, दैट्स वेयर आई गेट इट फ्रॉम। तो यू नो दीज आर सम थॉट्स एंड ऑब्जर्वेशंस एंड एडवाइस फॉर द यंग पीपल। तो यहाँ से 2-3 चीजें सामने आई ना। एक तो सिर्फ वर्क हार्ड नहीं बल्कि वर्क स्मार्ट, फोकस और रेलेवेंस। और मेरा ख्याल है इसमें जो कोर चीज़ नज़र आ रही है वो अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग, जिसको हम ट्रेंड स्पॉटिंग कहते हैं, कि आगे ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं। तो चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो बंदा जॉब ढूंढ रहा हो, कैसे ट्रेंड्स देखे, फ्यूचर में क्या ट्रेंड्स है। मतलब एक ये हम कोविड की बात करें तो कुछ ट्रेंड्स फॉरन सामने आए, अपने वर्क फ्रॉम होम की बात की, फिनटेक सामने आया। मतलब मैं तो इसको ग्रेट एक्सेलरेटर कहता हूँ कि एक किस्म की एक्सेलरेशन आ गई, जो चीज़ें 5-7 साल में होनी थी एकदम से हो गई। तो इसमें आप कैसे मशवरा दोगे, क्या अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग कैसे करें स्टार्टअप्स? सो डिफरेंट तरीके हैं। आप यू नो रिसर्च और रिपोर्ट्स एक तरीका है जिससे यू कैन स्टार्ट। देयर आर सम रियली गुड रिसर्चेस एंड रिपोर्ट्स बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑन फ्यूचर ऑफ जॉब्स, ऑन द डिजिटल इकोनॉमी, जिसपे आपको ऐसी ऐसी चीजें सामने जाके नजर आती हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होती कि यार ये भी एक चीज है जो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि यार कोई रिसर्च या रिपोर्ट्स या यू नो मे बी सम सॉर्ट ऑफ अ ब्लॉग पोस्ट you know that would help people you know about the future trends। so एक तो पढ़ने से स्टार्ट करें। दूसरा ये है अपने सर्कल में देखें। so go and look in your circle, who are the people, who are your friends, कौन आपकी फैमिली के लोग हैं जो कि थोड़ी सी कुछ ऐसी चीजें करें जो आपके दिमाग को अनयूजुअल लगती हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई रिमोट वर्क नहीं किया और आपको कोई ऐसा बंदा अपनी फैमिली में मिलता है जो कि रिमोट वर्क करता है, तो यू नो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक फॉर एग्जांपल इन माय केस, हमारी तो सारी मेरे ख्याल से आधी से ज्यादा फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, एवरीवन इज इनटू रिमोट वर्क, तो हमें अनयूजुअल नहीं लगता कि यार रिमोट वर्क इज वेरी नॉर्मल। बट जब हमसे लोग सुनते हैं तो उनको अनयूजुअल लगता है कि अच्छा यार आप यहाँ पे बैठे हुए, अच्छा यूएस की कंपनी के साथ, अच्छा ये वो किस तरह होता है। सो ये जब आप किसी से जाके पूछते हैं ना, वो आपको फिर थोड़ा सा ज्यादा बताता है कि मुझे किस तरह मिली जॉब, मैंने लिंक्डइन पे अप्लाई किया, वहां से आपको पता लगता है अच्छा यार लिंक्डइन भी एक सोशल नेटवर्क है, मैंने सारी जिंदगी फेसबुक और इंस्टा स्टोरीज पे टाइम नहीं गुजारना। तो उससे आपका थोड़ा सा दिमाग खुलता है कि एंड नाउ आई पर्सनली स्टॉप्ड यूजिंग फेसबुक, इंस्टा में थोड़ा सा यूज करता हूँ, लिंक्डइन इज माय गो टू प्लेस बिकॉज लिंक्डइन इज वेयर द प्रोफेशनल वर्ल्ड इज। तो सोशल नेटवर्क अपना चेंज करें प्लीज। उस पे जो है ना, ये मेरी एक थर्ड इंपॉर्टेंट एडवाइस होगी, लाइक लिंक्डइन शुड बी योर प्लेस फॉर फ्यूचर ऑफ वर्क, रिमोट वर्क, एनी वर्क, प्रोफेशनल कनेक्शंस, लिंक्डइन पे आ जाए थोड़ा सा। तो वही जिस तरह मैंने बताया कि सबसे पहले यू नो रिसर्च एंड रिपोर्ट कंटेंट जाके पढ़ें, सेकेंडली टॉक टू पीपल दैट यू नो, थर्ड गो इनटू अ प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क, एंड थर्ड एक फोर्थ जो चीज इसमें हो सकती है वो ये हो सकती है कि यू कैन कम अप विद योर ओन यू नो सम न्यू आइडियाज कि मैं ये करना चाहता हूँ, और जाके उस पर गूगल पे सर्च की कि यू नो दुनिया में कहाँ कहाँ हो रहा है, मैं कहाँ कहाँ इस पे यू नो आई कैन वर्क ऑन दिस। दीज आर मे बी सम आइडियाज दैट यू कैन एक्चुअली ट्राई। सही, ज़बरदस्त। तो अब थोड़ा सा हम बात करते हैं स्पेसिफिक्स की।
मुझे याद है वो प्रॉब्ली स्कूल ऑफ स्किल्स था जो आपने पहले लॉन्च किया, फिर डेमो बना और आपने बहुत देर पहले से पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला बड़ा एक्टिवली रखा है कि लोगों को सिखाना है एंड यू हैव थॉट ऑफ इट एज अ बिजनेस। और अभी वो कहते हैं ना कि पहले तो आप लोगों को डेमो दिखा रहे थे, अब आपने जादू करना शुरू कर दिया है। तो थोड़ा सा बताएं कि ये जो जादू है ये क्या जादू है, और डेमो के बाद मतलब डेमो तो आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे ना, अब तो जादू शुरू हुआ है। सो और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है, मैंने पढ़ा, इट वाज मतलब अमेजिंग। बड़ा जबरदस्त आपने क्वेश्चन भी पूछा है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री एक्चुअली, टू टेल यू ऑनेस्टली, व्हेन आई लुक बैक तो मुझे खुद भी नहीं यकीन आता कि हाउ वेरी सिंपल प्रोजेक्ट्स दैट आई स्टार्टेड व्हिच आर लाइक डेडिकेटेड एंटरप्राइजेस राइट नाउ। काफी और भी हैं, मैं ऑब्वियसली वो कुछ चीजें करता रहता हूँ एंड आई एम ऑलवेज एक्टिव ऑन दिस। सो आई थिंक डेमो वाज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। इट एक्चुअली स्टार्टेड विद, एज यू राइट, विद स्कूल ऑफ स्किल्स. And it was a very small project, यार लोगों को सिखाएंगे, देखते हैं क्या बनेगा. And then we kind of eventually found out कि there is a whole wave of digital transformation that was coming. And UK में एक कंपनी थी Decoded के नाम से. I was obsessed with them. कि I used to follow them कि वो किस तरह से कर रहे हैं यूके में कंपनीज को डिजिटल एजुकेशन पे हेल्प कर रहे हैं. और जब हमने पाकिस्तान में देखा, वी सॉ कि यार अच्छा, हर कोई स्टार्टअप एजुकेशन पे हेल्प कर रहा है और भी चीजें हेल्प कर रहे हैं, डिजिटल एजुकेशन पे देयर इज नो वन दैट्स helping out. And we eventually got so good at it because we were obsessed with helping other people understand this, learn this. And now it's a mashallah dedicated organization of its own. Has almost a team of 6 to 8 people, runs dedicatedly on its own, very active in the local sphere as well. और उसके बाद फिर मेरे ये होता है, मेरा असल में शौक का ये मसला होता है कि मैं 6 महीने से 12 महीने एक चीज पे रहता हूँ, फिर आई मूव ऑन टू अदर थिंग्स. तो इसी तरह मैंने काफी और कंपनीज हैं, एक कोवर्किंग स्पेस भी है, एक टेक कंपनी भी है व्हिच आई हेल्प स्टार्ट, bunch of other things. इसी तरह eventually what landed into is Jadoo, which is something that me and a bunch of other friends we kind of realized. And what we realized was कि यार हम इतनी mentorship दे रहे होते हैं वैसे, and we are working with a lot of people, we're giving them a lot of mentorship, but what if we had a stake in that mentorship? And what if those people who are getting mentorship from us felt that कि यार हम उनको वाकई कोई value, we are taking them from one end to another end. तो हमने इस पे बड़ा बैठ के सोचा कि one end to the other end क्या है, और हमने it actually started off with कि यार अच्छा चलो हम स्टार्टअप बनाना किसी को सिखाएंगे. फिर मैंने कहा यार नहीं, स्टार्टअप तो NICs are doing a very good job, चेंज मैकेनिक्स है, टाई है, और बहुत सारे लोग इस तरह के हैं इकोसिस्टम प्लेयर्स जो कर रहे हैं. What can we do differently? फिर हमने ये वेव देखी यार रिमोट वर्क की. Then we came up with this idea कि यार हमने रिमोट वर्क दिलवाना है एक बच्चे को जो पाकिस्तान में कहीं भी बैठा हुआ है, regardless of whether that person has the paying power or not. So that's what the goal. अब काफी टाइम लगा. It took actually the people who know me know कि ये पूरे साल का एक वो था जब it refined into कि अच्छा रिमोट जॉब्स हमने दिलवानी है. And then we decided कि यार अच्छा हम इसमें एक इसका जो है ना एंटरप्राइज मॉडल ये डाल देते हैं, बिकॉज आई पर्सनली डू नॉट बिलीव दैट मच इन हैविंग लाइक, एक तो होता है चैरिटेबल मॉडल, आई लव चैरिटी, बट आई लाइक टू कीप एंटरप्राइजेस सस्टेनेबल. तो सस्टेनेबल का यही तरीका है कि ऑब्वियसली मैंने अब कोई मॉडल सोचना है कि हाउ इसका एक बिजनेस मॉडल होगा. तो हमने कहा यार किसी भी, अगर हम बच्चे को इतना ट्रेन कर देते हैं, दे आर एबल टू फाइंड जॉब हमारी वजह से, तो वी कैन आस्क देम टू पे बैक अ सर्टेन अमाउंट, and they reinvest, and that helps us run this enterprise. So जो आज जादू, let's say वो front end development, full stack development fellowship है, वो है, हो सकता है कल जादू हो for I don't know something else, जादू for influencers या जादू for digital marketeers. So basically remote jobs में जो सारे verticals है future में, we could be a place for that where we bring in talent. और अगर आप सच में देखें, ये एक्चुअली बड़ी फनी बात है कि स्टार्टअप्स अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, पाकिस्तान ने पिछले 20 साल में अगर एक किसी चीज में कंसिस्टेंसी दिखाई है, दैट इज एक्चुअली टेक टैलेंट. वी हैव बीन वेरी गुड विद प्रोड्यूसिंग टेक टैलेंट एट स्केल एंड डिप्लॉइंग दैट टेक टैलेंट. डिप्लॉइंग से मुराद है कि अक्सर ब्रेन ड्रेन हो जाता था, वो सारे बाहर चले जाते थे. अब ये है कि हम कह रहे हैं कि यार जादू से हम क्या करेंगे, उनको रिमोटली यहाँ पे बिठा के काम करवाएंगे. सो द सिंपल आइडिया इज, हाउ कैन वी हेल्प समवन launch their tech career with no upfront cost? I think it's a wonderful idea, especially इसलिए कि वो जो एक बड़ा obvious gap है आपने वो bridge कर दिया. अभी आप देखें ना कि यूनिवर्सिटीज भी तालीम देती हैं लेकिन नौकरी की गारंटी नहीं देती. तो
माँ बाप का पैसा लगता है, लाखों रुपए लगते हैं, और उसके बाद वो लड़के लड़कियां निकलते हैं और उनको नौकरी नहीं मिलती। उसकी एक ऑब्वियस बात हमने पहले डिस्कशन की कि शायद वो माइंडसेट और वो तैयारी और वो फोकस और वो अप्रोच सारी चीज़ें, लेकिन आपने वो मसले का दूसरा पहलू पहले पकड़ लिया कि उसको पहले रिमोट जॉब दिलवाएं और फिर उसकी आमदनी से वो आपको पे करे। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। थोड़ा सा हाई रिस्क है आपके एंड पे, लेकिन वो फिर आप जो स्किल दे रहे हो वो आपकी अपनी स्किल है, तो वो रिस्क मिटिगेट हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आई थिंक इट टेक्स करेज टू टेक सच अ स्टेप। इट इज एक्चुअली वेरी हाई रिस्क, क्योंकि इसका हम जब मॉडल बना रहे थे इट्स फुल लाइक इस पे तो रिस्क ही रिस्क लिखा हुआ है। लेकिन फिर मैंने वाकई में सोचा कि I really want to, like, I genuinely believe this कि I can help of all the things that I've learned in the past 10 or 12 years. I can, and the जो सारे mentors हैं साथ, वो मिल के सिखा सकते हैं। और अगर नहीं भी मॉडल चला तो दिस इज समथिंग आई वुड डू एनीवे। जब मैंने वो सोचा ना कि यार ये चलो ना भी चले, किसी ने 1 रुपया भी उसको री इन्वेस्ट ना किया बाद में, I would still be able to change so many lives, help so many people out, तो why not? तो it's like जब वो मैंने सोचा ना, मैंने कहा यार ये तो, and there was a moment जब हम सोच रहे थे कि यार ये इतनी क्रेजी चीज सोचने लगे, करने लगे हैं अभी भी, बल्कि हमें we are going through, there's a whole process, काफी challenges आ रहे हैं, but we are very excited about it because we think आज से जब हम 10 साल बाद देखेंगे तो we would have so many amazing people who would be looking back and saying कि यार we started the right thing and we started at the right time. I was actually surprised, like why is not anyone doing this? और सब लोग different capacity में कर रहे हैं, हम थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट लेके आ रहे हैं। आई थिंक और लोगों को इस तरह की चीजों पे करना चाहिए। टैलेंट तो आप जितना भी ट्रेन करें वो कम है, एंड लेट्स सी हाउ दिस गोज, बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। हाँ, तो इस पे एक जुमला मेरे जहन में आया कि आपके रिस्क में लोगों का रिस्क है। अच्छा, सो हमारे एक और दोस्त हैं, उन्होंने शुरू किया था, उनका आइडिया थोड़ा डिफरेंट था, मॉडल भी डिफरेंट था, वो भी बड़े कामयाब हुए, जिसमें वो टेक कंपनी से पूछते थे कि आपको कौन सी स्किल्स चाहिए, और उन स्किल्स के ऊपर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स का टेस्ट लेके उसके बाद उनको 6-8 महीने का कोर्स करा देते थे। तो वो जो ब्रिज पीरियड था वो कंपनीज पे करती थी कि अगर आप सही एम्प्लॉयज तैयार करके दे दें, बिकॉज आई थिंक एम्प्लॉयर साइड पे बहुत ज़्यादा डिमांड है और एम्प्लॉय साइड पे तैयारी नहीं है लोगों की, और यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें अपना पूरी तरह किरदार इस वक्त प्ले नहीं कर रही। हम देख रहे हैं कि जो चीज़ इस वक्त डिमांड में है वो पढ़ा नहीं रहे, वो पुरानी बातें पढ़ाते रहते हैं। तो अच्छा, अब अगला जो हमारा गुफ्तगू का हिस्सा है वो है नॉलेज गेन करने के बारे में। यानी कि एक नॉलेज गेन करने का तरीका है कि ट्रेंड्स फॉलो करें, कंपटीशन को फॉलो करें, जैसे आपने उसको डिकोडेड को फॉलो किया। दूसरा तरीका है कि आप अच्छे इंडस्ट्री मेंटर्स ढूंढें जो आपको ग्रूम कर सकें या आपका वक्त बचा सकें। मेंटरशिप की अहमियत के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सो मेंटरशिप मैंने खुद सर लोकल इकोसिस्टम में काफी ज्यादा की है। मेंटरशिप मैंने खुद बहुत ज्यादा ली भी है। So importance to mentorship की is unchallengeable. There is a very very important foundation आपकी provide करती है mentorship। ये जरूर बड़ा सा बट आ रहा है, बड़ा सा बट आ रहा है, नजर आ रहा है मुझे। आई थिंक उसमें ये जो मैंने सीखा है ना वो ये कि एक तो द मेंटर शुड बी वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट टू बी एबल टू नो व्हाट नॉट टू से एंड हाउ नॉट टू मिस गाइड, जो कि बहुत कम मेंटर्स में होती है। क्योंकि उनको ये उसी तरह जिस तरह आपने हर चीज नहीं जाके बतानी है, आपने कुछ चीजें बतानी है, आपने कंफ्यूज नहीं करना वो सारा कुछ। और साथ साथ जो मेंटरशिप ले रहा है उसको एक बहुत बड़ा डेवलप करना पड़ता है फिल्टर, जो कि मैं आपको बहुत बड़ा ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इट्स डिफिकल्ट फॉर अ यंग पर्सन, इट्स डिफिकल्ट टू नॉट गेट स्वेड बाय लिसनिंग टू सो मेनी पीपल एंड बीइंग लाइक मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, ये भी करना है। ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसका सोल्यूशन अब मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। मैं इसके बारे में काफी रिफ्लेक्ट करता हूँ, सोचता हूँ इसका सोल्यूशन और कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट दैट द फैक्ट दैट द यंग पर्सन नीड्स टू डेवलप अ फिल्टर देमसेल्व्स, कि देयर इज अ फिल्टर दैट नीड्स टू एग्जिस्ट। क्योंकि अगर वो सबकी बातें सुनने लग पड़ेंगे तो दे विल गेट कंफ्यूज्ड, दे विल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो दे नीड टू डेवलप देयर ओन फिल्टर जिसमें वो देखें कि अच्छा यार ये चीज मैंने करनी है, बस मैंने अभी नहीं करनी। जिस तरह मैंने अपनी लाइफ में काफी ज्यादा चीजों को ये किया, मैंने सुनी, मैंने की नहीं। कुछ चीजें हैं जो मैंने सुनी नहीं, कुछ चीजें हैं जो मैंने सुनी लेकिन मैंने कहा कि मैं बाद में करूंगा। सी नाउ देयर इज, सो अगेन गोइंग फ्रॉम यस नो मॉडल टू हैविंग एन एम्बिट कि यार हाँ ये बात ठीक है, अभी नहीं मैं कर सकता, बाद में करूंगा। और सेइंग लाइक ये बात आपकी ठीक है, ये मुझे फौरन करनी चाहिए। ये जो फिल्टर है ये डेवलप करना मुश्किल है एक यंग बच्चे के लिए।
एंड दैट इज माय कंसर्न एज वेल। या इस पे मैं यंग लोगों को एक ये सजेशन दूंगा कि मेंटरशिप वाइज बी वेरी क्लियर दैट इट इज एन एम्बिट, not everything that everyone says you have to accept, even if they are experienced. Not everything that everyone says applies to your context as well. ये तो एक इतनी बड़ी चीज है, इस पे मैं किताब लिख सकता हूँ कि जी आपको लोग आके कहेंगे कि जी अच्छा तुम जो है ना अभी इस तरह करो, अभी मास्टर्स कर लो, लेकिन अभी नौकरी पे ना जाओ। अब भाई अगर उसने आपसे नहीं पूछा मेंटर ने कि आपके इस वक्त घर के क्या हालात हैं, आपके फ्यूचर एम्बिशंस क्या हैं, आपके अपने गोल्स क्या हैं, आपने रिसर्च करनी है, आपने कमर्शलाइजेशन, अनलेस अ मेंटर आस्क्स यू क्वेश्चंस, प्लीज, ये तो मैं आपको अभी लिख के देता हूँ, अगर आपके मेंटर ने जवाब देने से पहले आपके साथ कोई जो है ना अच्छे खासे 10-20 घंटे नहीं लगा लिए इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, व्हाट आर योर एम्बिशंस, तो उसकी मेंटरशिप को आप सीधा मल्टीप्लाई कर दें 0 के साथ, बिकॉज दैट पर्सन डज नॉट नो कि आपके इस वक्त क्या एम्बिशंस हैं, मसाइल क्या हैं, किधर आप जा रहे हैं। और ये मैंने अच्छे प्रोग्राम्स में देखा है कि उसमें वो मेंटर्स को ये बताते हैं कि आपने पहले केस बनाना है। केस स्टडीज जो होती हैं उसमें ये होता है, ये बेसिकली क्या, मैं इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, ये जो मैकेंजी, बेन एंड को, ये जो बड़ी टॉप कंसल्टिंग फर्म्स हैं क्या करती हैं, दे गेट पेड फॉर मेंटरिंग, दे आर पेड मेंटर्स। वो जाके बड़ी कंपनी आती है, वो कहती है ये मेरा मसला है, कंसल्टेंट आता है, वो कहता है कि जी अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, जो वो पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेता है, वो कहता है यार ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मेंटरिंग इज। तो अगर आपसे कोई पहले केस बिल्डिंग के लिए सोल्यूशन क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, हाउ कैन दे मेंटर? सो जस्ट कीपिंग दिस अ पॉइंट फॉर यंग पीपल टू मेक श्योर दैट यू एक्सप्लेन योर सिचुएशन बिफोर गेटिंग मेंटरिंग। चलें, अब इसी में एक फॉलोअप क्वेश्चन है और ये एक टर्म है टॉक्सिक मेंटर, हम यूज करते हैं। तो एक यंग स्टार्टअप कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये मेंटर टॉक्सिक है और कैसे बचे उससे? सो आई थिंक इस पे मेरा तो जो एक लिटमस टेस्ट होता है वो ये होता है कि अगर आपका कोई मेंटर आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना और आपके लिए डिसीजन लेना दो बहुत डिफरेंट चीजें हैं। अगर आपका मेंटर आपके लिए डिसीजन ले रहा है, दैट्स अ रेड फ्लैग। ये तो मैंने लाइफ में अपनी अगेन देखा हुआ है, क्योंकि ये उसी तरह है जिस तरह जो है ना वो काफी हम पॉलिटिशियंस को भी कहते रहते हैं कि वो हमारे लिए डिसीजन ले लेते हैं, उन्होंने तो नहीं रहना होता उस डिसीजन के साथ। इसी तरह आपको जो मेंटर होता है वो आपके लिए डिसीजन ही ले सकता, क्योंकि दे आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि आपका अगर आपका मेंटर आपको ये कह रहा है ना कि यार तुम लोगों को फौरन जो है ना इस वक्त ये फंडिंग रिजेक्ट कर देनी चाहिए, जबकि उस मेंटर को पता ही नहीं है आप कौन है, कहाँ से हैं, कितने पैसे चाहिए, क्या मसला है, किधर जाना है, ये वो सारा कुछ। So mentors who take decisions for you, I consider them to be toxic। थोड़ा सा जरा हार्श लफ्ज है, लेकिन उनको जो है ना वो शायद आपकी मसले को सही तरह से समझते नहीं है। जो अच्छा मेंटर है वो आपको अप्रोच बताता है कि ये मसला आया तुम्हारी जिंदगी में, तुमने इसको क्या अप्रोच यूज करनी है टू सॉल्व इट। सही अच्छा मेंटर आपको कभी भी एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं देगा, वो हमेशा आपको बताएगा कि यार ये दो रास्ते हैं, तुमने गाड़ी किस रास्ते पे लेके जानी है, और शायद वो गाड़ी तुम्हें सही रास्ते पे पहुंचा दे। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें मेरा बड़ा क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, मैं मेंटर और कोच में डिस्टिंग्विश करता हूँ। सो कोच जो होता है वो जो है ना ज़रा ज़्यादा डायरेक्शन देता है, लेकिन जो मेंटर होता है वो एक्चुअली एक किस्म का, आप समझें कि पिंग पोंग पे दूसरी साइड का खिलाड़ी होता है, जो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में हेल्प करता है, जो आपके थॉट प्रोसेस, क्योंकि अगर कोई मेंटर ये समझे कि मुझे स्टार्टअप से ज़्यादा पता है, इस फाउंडर से ज़्यादा पता है, वो मेंटर उसका रास्ता रोक देगा। क्योंकि स्टार्टअप इज उसका फाउंडर इज द पर्सन हु इज ड्रिवन, हु इज गोइंग टू ओपन न्यू पाथवेज and probably do something that even the mentor has not imagined. तो अगर मेंटर अपनी नॉलेज अप्लाई कर दे, वो उसको उतना ही लिमिट कर देगा जितनी उसकी नॉलेज है। तो आई टोटली एग्री। और टॉक्सिक मेंटर जो हमारे यहाँ तो मतलब काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ मेंटरिंग एक्चुअली सिखाई भी नहीं जाती। सो मेंटरिंग तो बाहर तो कोचिंग मेंटरिंग के कोर्सेज वगैरह होते हैं, हमारे यहाँ तो वो हादसाती तौर पे मेंटर बन जाते हैं, क्योंकि शुरू में डर्थ बहुत थी, कमी थी लोगों की, तो अब ये उसका हम थोड़ा सा नतीजा भुगत रहे हैं। सो स्टार्टअप्स को मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स इफ समबडी टेल्स यू इट कैंट बी डन। अपनी रिसर्च करें, अपनी मेहनत करें, अपनी कोशिश करें, अनलेस के आप बहुत ही मेजर ब्लंडर कर रहे हैं। मतलब इस आज जो बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं जादू, अगर आप लोगों से पूछें तो बड़ा रिस्की रेवेन्यू है ना, कि वो बंदे इसको पैसे देंगे नहीं देंगे वगैरह वगैरह। अब इनका अपना तजर्बा है। सो आधे से ज्यादा मेंटर को कहेंगे नहीं, दिस शुड नॉट बी डन, दिस इज नॉट अ बिजनेस, दिस इज मोर लाइक अ सोशल एंटरप्राइज।
तो ये आपको अपने जहन में बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, तो साद आपकी एक बड़ी ज़बरदस्त ख़ासियत, आपने खुद भी ये कहा कि आप एक के बाद दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और आप पूरा तवज्जो देते हैं 12 महीने एंड देन आप कहते हैं अब अगली चीज़ की बारी है। तो वो जो 12 महीने आप मेहनत करते हैं उसके बाद वो चीज़ तो चलती रहती है और ज़ाहिर-सी बात है उसमें आपकी एफ़र्ट कम हो जाती है। लेकिन दूसरे लोगों की जो है एफ़र्ट होती है, जो आप टीम बनाते हैं अपने साथ। टीम बिल्डिंग के गोल्डन प्रिंसिपल्स क्या हैं? आपने ऐसी टीम्स कैसे बिल्ड की कि आप और वो अभी तक चल रहे हैं और हँसी-खुशी चल रहे हैं एक्चुअली? सो अगेन हँसी-खुशी बड़ा आपने अच्छा पॉइंट किया। और कभी-कभी हँसी-खुशी इतना नहीं भी होता, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज़ आई थिंक हीट इन अ टीम, लाइक गुड कॉन्फ्लिक्ट रियली हेल्प्स द टीम ग्रो। उस पे भी मैं थोड़ा-सा बात करूँगा। बट ओवरऑल सर, टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आई थिंक it has more to do. I don't have a formula, to tell you very very honestly. I'm going to be very vulnerable and open here. I don't have a formula. What I have is maybe that exuberance to show a lot of passion for something, a problem that I'm solving, which automatically attracts the kind of people who want to solve a similar kind of problem. And मैंने बाकी भी कुछ लोगों को यही देखा है कि they use this kind of an opportunity. So when I get very excited about something, I start telling some people कि यार अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ. And some people reach out and they say, hey, that's something you're doing, we're interested in this. And why not, मैं आज भी, बल्कि अब जो डेमो है वो लीड कर रहे हैं मोहम्मद, who's the CEO. और अगर मैं मोहम्मद और मैं रिकॉल करते हैं कि how we met, so technically we were in the same university in different semesters. And then one day randomly I think I met him at some event और उसने कहा कि अच्छा आप क्या करें, मैंने कहा यार मैं ये करने लगा हूँ, मैं बंदा ढूंढ रहा हूँ, तुम बताओ. He was my first hiree and now he's the CEO. So it kind of just randomly clicked. और इसी तरह जो बाकी भी मैंने सारी एंटरप्राइजेस को सपोर्ट किया वो भी इसी तरह नहीं है. So I think it's just about being out there with your passion and showing a lot of people कि यार अच्छा, oh this is very interesting, you want to do this, and find other people who are also interested in this. And eventually आपको पता लग जाएगा कि वो वाकई अगर इंटरेस्टेड हैं तो you would want to be part of the same journey. मेरे लिए तो ये फॉर्मूला चला है. Although I know some other people as well, उनके लिए जरा एक मेथोडोलॉजिकल फॉर्मूला ज्यादा अच्छा चलता है, जिसमें वो पहले एक प्लान बनाते हैं, वो फिर टीम हायर करते हैं, ये होता है वो होता है. मेरे लिए नहीं चला वो आज. मेरे लिए ये है कि जी अच्छा आपने एक चीज में आप जंप इन कर गए, बोट में पानी में आप जा रहे हैं. अब रास्ते में जो जो मिल रहा है उसको आप कहो यार आज थोड़ी देर बोट पे जरा बैठो, जरा देखो, इससे तुम्हें भी फायदा होगा, तुम भी ये करना चाहते हो. You try to lay down values, you try to put down financial जो rewards, you try to put down the learning. Eventually find out कि यार अच्छा ये तीनों तीनों चीजें हैं जो आप लोगों की सिमिलर बन रही हैं. And that's how you attract a good team. Some of them will stay, some of them will not, which is perfectly fine. इस पे भी नहीं होना चाहिए कि जी इसने तो मुझे बीच रास्ते छोड़ दिया या ये आ गई है वो. Everyone has a certain role to play in your life. You will move in, you will move out. They will move in, they will move out. That's perfectly fine. Don't hold it against them. Just try to maintain your own passion and your vision. और साथ साथ लोग आते जाते रहेंगे, and that's the beauty of it. You'll make amazing friends when you're out on a journey of 1,000 miles. ये जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स वाली मैंने लाइन यूज की थी उस पे. डीजी स्किल्स का जो मेरा कोर्स है उसमें पहली लाइन है, दैट द जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप. तो अगर आपने 1,000 मील अभी चलना है तो दिस इज जस्ट अ जर्नी. इवेंचुअली फाइंड द पीपल हु विल फिट दैट नैरेटिव. This episode of Mentors Mantra is sponsored by Channel 7. Channel 7 is a full service agency that offers in house services from conception to execution. They have over 30 years of experience working with over 150 of the best, biggest commercial and governmental clients. Their team consists of over 100 highly skilled professionals across Pakistan and UAE who will always be there to get your desired message across through their specialized PR, digital, and event management services. Once you are with Channel 7 Communications Private Limited, you can put your mind at ease. Get in touch today. Log into their website to see what you like on www.thechannel7.com. Email them at info@channel7.com.pk or call them to book a consultation on 051 111 171 777. लफ्ज़ यूज़ किया आपने पैशन.
कुछ थोड़ा सा ये पैशन, विजन, मिशन घिसपिट भी गए हैं ज़्यादातर लोग इसको। अब तो बल्कि वो वेबसाइट भी आ गई है, वो आपको मतलब कहते हैं ना, वो उल्टे सीधे लफ्ज़ जोड़ के आपकी मिशन स्टेटमेंट बना देती है। तो पैशन जो है ना वो आपका तो पैशन है, फाउंडिंग टीम मेंबर हैं, आप एक बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, आपका पैशन है, आपका पर्पस है। क्या आप टीम मेंबर्स भी वही ढूंढते हैं जो उस पैशन से ड्रिवन है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाउंडर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉइज। या आप प्रोफेशनलिज्म और स्किल्स पे ज्यादा तवज्जो देते हो? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन योर माइंड? सो आई थिंक अगर आप ऑब्वियसली किसी को हायर कर रहे हैं, ये तो मैंने देखा है कि जो एक जिस बंदे को आप हायर कर रहे हैं उसमें वो उस तरह का पैशन तो जो है ना बिल्कुल भी होना बहुत मुश्किल है या नहीं हो सकेगा जो आप में है. But at the same time, I think what you can do is you can create like you can hire the sort of people who would have what would you say as passion for solving problems. तो अगर उसमें वैसे पैशन नहीं भी है, maybe they don't have a passion for remote work, but they have a passion for solving problems. They have a passion for helping someone make their life better. They have a passion for staying up the whole night to figure out कि एक वो Google Sheets का एक formula कैसे चलता है, which is actually a problem that one of my people is actually solving right now. और मेरे साथ साथ उसी के messages आ रहे हैं. You just have to find people who are passionate. They don't have to be. एक बहुत बड़ी लोग गलती ये करते हैं कि वो कहते हैं जी पैशन होना चाहिए किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में. जरूरी नहीं है. Generally the person should have a good vibe. और ये लफ्ज इसका जो गूगल में एक बड़ा जबरदस्त लफ्ज है, दैट इज गूगलीनेस. सो गूगल ऑलवेज लुक्स फॉर अ मिक्स ऑफ पीपल हु हैव वेरी गुड गूगलीनेस. एंड गूगलीनेस क्या है? आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो, पैशनेट हो, यू वांट टू गो द एक्स्ट्रा माइल, यू वांट टू हेल्प पीपल आउट, यू वांट टू हैव लॉट ऑफ फन. मेरे लिए एक और जो फैक्टर होता है जो मैं देखता हूँ, does this person want to have a lot of fun? मुझे एक साइड प्रोजेक्ट है जो डिटेल में मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसमें there was this guy I met randomly और मैं उसके साथ साल से उस चीज पे बस लगा हुआ हूँ. क्यों? Because we are having a lot of fun. It generates zero revenue. It takes up a lot of our time, but because he and me we both have fun, so there's a genuine click. तो I think ये different चीजें हैं जो अगर they come together, तो you can find very good teammates. तो आपकी गेमिंग हो गई ना, वो जो प्रोजेक्ट है जिसपे आप दोनों यू आर हैविंग फन. बट कमिंग बैक टू द लास्ट द थिंग दैट यू मेंशन्ड, और इसमें मेरे जहन में एक सवाल है और ये बड़े लोगों के जहन में सवाल होगा. ये जो वर्क फ्रॉम होम है, इसको ज्यादातर दुनिया ने अपॉर्चुनिटी के तौर पे नहीं देखा, थ्रेट के तौर पे देखा, एक बर्डन के तौर पे देखा. और इसकी जाहिर बात है सोशियोलॉजिकल भी चैलेंजेस हैं, पीपल आर फीलिंग लोनली एंड ऑल दैट. लेकिन वर्क फ्रॉम होम में जो सबसे बड़ा मसला ऑर्गेनाइजेशंस को आया वो प्रोडक्टिविटी का आया. यानी कि एक तरफ तो टाइम के बैरियर रिमूव हो गए, 9 to 5 की मेंटालिटी खत्म हो गई, एम्प्लॉयज तंग है सुबह से रात तक. अब जाके उन्होंने रूल्स बदलने शुरू किए हैं कि भाई ऑफिस आवर्स में रखें. लेकिन दूसरी तरफ टीम मैनेजमेंट मुश्किल हो गई, चूंकि आदत नहीं है ना. जो लोग पहले से रिमोट वर्किंग कर रहे थे या बेस कैंप वगैरह यूज कर रहे थे, दैट वाज ओके, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज वर सडनली थ्रोन इनटू इट विदाउट एनी प्रिपरेशन. सो वर्क फ्रॉम होम, और चूंकि आप रिमोट टीम्स के साथ आप तो पूरी दुनिया में काम करते हो, उसमें क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? आई थिंक बड़ा जबरदस्त और वैलिड सवाल है. जो मैंने अभी तक देखा है वो ये देखा है कि remote teams which are made like from the start, they do a better job as compared to remote teams जो कि बीच में जाके रिमोट होती हैं कि जी अच्छा अब हम 100 एम्प्लॉइज थे या हम 50 एम्प्लॉइज थे, अब हम रिमोट होते हैं, पहले हम ऑफिस में थे. उनके लिए दिस इज अ हैसल बिकॉज दे हैव टू फ्रॉम फाउंडेशनल लेवल थिंक अगेन. कंपनीज लाइक गूगल या बहुत सारी और रिमोट टेक कंपनीज जो कि फाउंडेशनली ही रिमोट थी, लाइक फ्रॉम द डे वन, दे हैड उनको ज्यादा मसला नहीं हुआ इसमें एडजस्ट करने में. लेकिन इवेंचुअली आई थिंक इट विल बी अ हाइब्रिड मॉडल. हाइब्रिड मॉडल ये होगा जो सक्सेसफुल होगा कंपनीज के लिए. हाइब्रिड क्योंकि there are researches कि how work from home actually also gives more motivation. It gives more burnout as well because work is on all the time, but it also gives more motivation as well. मैं आपको बताता हूँ, I used to be known as a, and my wife would love to hear me say this, I was not the best dad. I have 2 daughters माशाल्लाह, क्योंकि I used to be on the travel all the time. अगर मेरे friends जिनको मेरा पता है, I used to be traveling all the time. पिछले पूरे साल मैं कहीं नहीं गया, and I spent the best of the time with my
जो मेरी अभी छोटी बेटी है who just turned 1, उतना टाइम, और मेरी बड़ी बेटी बड़ी jealous होती because I was never able to give her that time. So there is a lot of family bonding time that I'm able to give while maintaining a work-life culture, which is very good for my mental health, my family health. But then the work is also always on the time. So I think what's going to happen in the future as well, कि आपका hybrid situation होगी where you have small hotspots in your city where you go to meet people, like co-working spaces. I think co-working spaces का concept अभी ज़्यादा और हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आप जाएंगे फिजिकल प्रेजेंस लेने, टीम्स के साथ कोलैबोरेट करने या क्रॉस टीम लोगों से मिलने, और फिर आप अपने फ्री टाइम में आके कहेंगे यार अब मैंने काम करना है. तो ये एक मॉडल है. तो इस मॉडल पे एवरीवन शुड शिफ्ट, ऑल टीम्स शुड शिफ्ट, ऑल दे शुड थिंक अबाउट. आई वुड नॉट रिकमेंड देम टू गो टू अ मॉडल जिसमें वो कहें यार नहीं दोबारा ऑफिसेज आई थिंक इन फुल टाइम फॉर्म आर गॉन नाउ. यू हैव टू थिंक ऑफ लाइक अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर जिसमें आपको कम्यूट, देखें एक सबसे बड़ा टाइम जिधर वेस्ट होता था कम्यूट. लोग 2-2 घंटे सुबह लगा रहे हैं, रात को लगा रहे हैं, 4 घंटे आप क्या क्या कर सकते हैं. सो you will have to come up with a hybrid model. You will have to use tools, you have to use technology, you have to use you have to train as well your team कि यार अच्छा इसको एक काम करो कि ये इतनी ज्यादा रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं, कॉल करने की जरूरत नहीं, मुझे ईमेल सेंड कर दो. मतलब लोगों को ना थोड़ी सी अपनी कम्युनिकेशन चेंज करने की जरूरत है. कि पाकिस्तान में वो आई थिंक हमें हमारी जरा मैनेजमेंट मॉडल जितने इवॉल्व नहीं हुए, तो हमें लगता है कि बस कॉल होगी तो पता लगेगा क्या हुआ है. सो आई कम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल्स कि कुछ केसेस में एक ट्रैकर पे नोट ड्रॉप कर दिया या एक ईमेल कर दिया, गूगल डॉक पे ट्रैक कर दिया. कुछ केसेस में बहुत जरूरी है तो गूगल मीट पे आ गए. तो आई थिंक दैट्स हाउ द वर्ल्ड विल इवॉल्व गोइंग फॉरवर्ड. बिल्कुल सही. अच्छा, मैं जो सुनने वाले हैं उन्हें बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हम क्वेश्चंस भी लाइव ले रहे हैं. सो आप अगर startup.pk के पेज पे जाकर इस लाइव वीडियो के नीचे कमेंट्स लिख लें तो हमारे पास आने भी शुरू हो गए. अब मैं वो सवाल लेना शुरू कर दूंगा. तो यू कैन राइट योर क्वेश्चंस. वी हैव अराउंड 18 मिनट्स लेफ्ट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन. सो वेरी क्विकली जी, अब हम ये जरा रैपिड फायर चलते हैं. 5 सवाल हैं यहाँ पे इस वक्त. Sana Rehan, what would you do anything differently if given the opportunity? अच्छा, what would you do differently if given the opportunity again? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है. सो एंड दैट्स वन आई हैव नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन बिकॉज दिस इज अ वेरी डीप क्वेश्चन. बट आई थिंक आई वुड लिसन मोर. अब तो खैर से आई हैव अ लिसनिंग एबिलिटी, तो अब तो मुझे पता है किधर चुप कर जाना है. बट मैं अगर होता तो मैं शायद अपने पहले कुछ साल बोलता ही ना कभी. जब भी कोई मुझे कोई फीडबैक दे रहा है, जब भी मुझे कोई बात बता रहा है, आई वुड लिसन मोर. जितना अभी भी, इवन दो आई लिसन लॉट, आई जस्ट वुड लिसन मोर एंड मोर. एंड आई वुड मे बी गिव मोर टाइम टू फैमिली, जो कि अगेन समथिंग आई एम ट्राइंग टू फिक्स. And I would also try to build more things, which I think in my capacity still I try to do a lot, given that I have a full-time job and all of that. But I think building is a whole different kind of a chaska. So I would build more stuff. I think the world needs to build more stuff. Zabardast. और I think listening and reflecting are the two sure pathways to success. Listening पे थोड़ा सा और बात कर लें ताकि लोगों को समझ में आए listen का मतलब क्या है. ये सिर्फ सुनना नहीं है. सो लिसन का मतलब ये है, इसका एक लफ्ज है जो कि मैं चाहता हूँ सारे जाके गूगल भी करें. ग्रे थिंकिंग. ग्रे थिंकिंग ये होती है कि जी आज आपने कोई न्यूज़ पढ़ी है और आप कहते हैं कि अच्छा मैं इस पे दिस इज एन मे बी यू रेड समथिंग अबाउट समवन कि ये हुआ है. अब आप जाते हैं उस पर रिसर्च करते हैं, उस आइडिया पे, उस पर सोचते हैं, एंड देन यू डेवलप. आप देखते हैं कि आपका माइंड जो है ना वो एक इंक्यूबेटर है. फिर ऐसे ऐसे आइडियाज आपको मिलते हैं कि आप 5 साल उस आइडिया पे अपना एक थॉट नहीं बनाते. आप कहते हैं कि ना मैं इसकी प्रो में हूँ, ना मैं इसकी कॉन पे हूँ. दिस इज जस्ट आई एम जस्ट लिसनिंग. आई एम लिसनिंग मोड. एंड द ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन माइंड इज that there are so many topics on which, and that's what excites me so much, कि you can always be in a listening mode. That could be on religion, that could be on your personal ethics, that could be on mentorship, that could be on your professional life, that could be on your personal life, that could be on how you treat people, that could be how you perceive people, that could be on तुम्हें किसी ने बुरी बात कह दी और अब मुझे कोई बुरी बात कह दे तो मैं एक ऐसी एम्पैथी मोड में चला जाता हूँ. अब पहले मैं इस तरह नहीं था. पहले आई यूज्ड टू बी रिएक्टिव कि जाके उसकी जो है ना क्यों उसने मुझे ऐसा कहा, ये वो.
अब मैं एक ऐसे लिसनिंग मोड में चला जाता हूँ कि यार इसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, इसने क्यों कहा, क्या मैं इसको हेल्प कर सकता हूँ, या वाकई ये कोई बुरा फील करे. सी नाउ द लिसनिंग मोड इज अ होल डिफरेंट स्टेट ऑल टुगेदर. सो बी रिफ्लेक्टिव, लिसन टू योर सेल्फ, लिसन टू योर थॉट्स. नॉइज भी बहुत ज्यादा आजकल हर जगह सोशल मीडिया है. मैंने तो खैर से पिछले 5 साल से नोटिफिकेशंस बंद की नहीं है. तो माय मोड इज आई ऑलवेज लिसन टू माई सेल्फ. अभी जाके बल्कि इसके बाद भी आई लिसन टू माई सेल्फ इन दिस रिकॉर्डिंग एंड आई सी कि यार अच्छा कौन सी चीजें हैं जो मैंने शायद जल्दबाजी में कह दी, एंड आई विल रिफ्लेक्ट अगेन ऑन दैट. बट दैट्स व्हाट लिसनिंग मीन्स. अच्छा, वैसे जल्दबाजी वाली बातें मैंने सुनी नहीं, लेकिन खैर, सो आई एम आल्सो लिसनिंग, यू नो. अच्छा, सो मलिक राजा का सवाल है, डू यू हैव अ मेंटर, हाउ हैव दे इन्फ्लुएंस्ड यू? So I have a lot of mentors who kept changing in my life, and some of them who have been very very constant. And I also some जिसको मुझे पता था कि यार अच्छा अब इस टाइम पे जो एडवाइस दे रहा है इसमें थोड़ा सा बाइस है. मेंटर का बाइस देखना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कुछ केसेस में, इन एवरी केस humans are very biased. So the short answer to this is yes, I've had different kind of mentors at different stage in life. They've mentored me all the way from personal to professional life, to even in some cases के जी अच्छा घर की कोई चीजें हैं, या वैसे everything. मतलब दुनिया में आपकी बहुत चीजें होती हैं, आपका काम होता है, आपकी पर्सनल लाइफ होती है, आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ होती है. और अगर कहीं भी आपको फील हो रहा है ना कि यार अब मुझे सब आ गया है, that's the best time to approach a mentor. ये I had to deal with this recently, क्योंकि जब आपको लगता है ना कि यार ये तो मैं इस पे जो है ना चीता बन गया हूँ और बस इस पे मुझसे कोई अच्छा है नहीं, that's where your downfall basically starts, because अब आपका अपने ग्रोथ माइंडसेट को अपने तो बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट इनफ कि कब मेंटर को अप्रोच करना है, वो भी एक स्किल है. और डॉक्यूमेंटेशन पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ, बातों पे मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता. तो जो भी बात आप कह रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, नोट इट डाउन. हर चीज को आई यूज सो मेनी डॉग्स, पीपल हु वर्क विद मी, दे आर फेड अप, बिकॉज मैं हर छोटी सी चीज के लिए भी, यहाँ तक कि इवन घर के मामलात में भी मेरी कोई डिस्कशन होती है वाइफ के साथ, सो वी यूज गूगल डॉक सो वी कैन गो बैक एंड रेफर टू व्हाट वी डिस्कस्ड इंस्टेड कि अच्छा यार तुमने कहा था, अच्छा मुझे नहीं अच्छा लगा, भूल गए बात. तो डॉक्यूमेंटेशन में मैं काफी बिलीव करता हूँ. So that is actually a bit extreme if you ask me. So work-life balance, I think आपकी बेगम का बड़ा opinion अलग होगा. We'll have to take a separate interview for that. अच्छा, अगला सवाल है सफ़ा का. Since you have relatively successful businesses running, so naturally there is a fixated thought process. What do you do to constantly challenge your underlying beliefs and assumptions to grow rather than stagnate? एक तो आपने इसका जवाब अभी दे दिया कि you go to a mentor when you feel कि आप चीते हो गए. Other than that, आई थिंक अदर देन दैट, एक जो मुझे बहुत फायदा हुआ है गूगल में, वो ये हुआ है कि गूगल इज वेरी गुड विद अनसर्टेनिटी. So they would want to go in places which are uncertain, territories that are uncharted, problems that have never been solved before. पहले तो आपने ये करना है कि you have to get comfortable by being in that territory. So मुझे काफी साल लगे ये डेवलप करने में कंफर्ट. क्या मुझ पे आप कोई भी प्रॉब्लम थ्रो कर देना तो मैं आपको कहूंगा कि यार अच्छा चलो लेट्स फिगर इट आउट, एंड देन यू, तो पहला तो द थिंग इज टू बी कंफर्टेबल. द सेकंड थिंग इज टू काइंड ऑफ सी कि यार अच्छा आपके पास कोई हिस्टोरिकल इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन. आई एम वेरी सरप्राइज एक्चुअली कि लोग ज्यादा मैंने देखा नहीं यूज करते कि कोई भी मसला आपने सॉल्व करना है, कोई बिजनेस ग्रो करना है, कोई भी बिजनेस चैलेंज है, there is always historical documentation. I get obsessed with historical documentation. Like in case of जादू, international models हैं, lambda school बहुत मशहूर है, microverse बहुत मशहूर है. We got obsessed. अगर मैं आपको इस वक्त दिखा दूं कि मैंने पिछले 2 साल में किस लेवल तक रिसर्च की है, यहाँ तक कि CEO से उनके बात की, रीच आउट किया, उनकी एक ट्वीट को फॉलो, लाइक बी ऑब्सेस्ड विद द प्रॉब्लम एंड यू शुड नो एवरीथिंग इन एंड आउट अबाउट दैट प्रॉब्लम कि यार ये क्यों है, कैसे है, क्या करना है, ये वो. तो रिसर्च किया करें, ट्राई टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ट्राई टू डू स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स. इनको हम कहते हैं हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या होता है? एक लो कॉस्ट एक्सपेरिमेंट होता है जिससे आपको पता लग जाएगा कि अगर ये मसला 100x है तो पहले 100x पहुंचने के लिए आई नीड टू रीच 1x. पहले मैं 1% सॉल्व करूंगा तो मैं 100% पे जाऊंगा ना. तो व्हाट कैन आई डू? अगर मैंने जादू में 100 बच्चे ऐसे लेके आने हैं
जो कि पे बैक कर दें, तो पहले तो मैंने एक बच्चा लेके आना है जो पे बैक कर दे, राइट? बिल्कुल सही। So that's how I will start with a small hypothesis or a small experiment. I can turn 1x into 10x, I can turn 10x into 100x. So that's again, one of the things that I try. It's also again a low cost model, but I think a mix of all these things would work. अगला सवाल है जनाब, what are the उमैर राना का, what are the top 3 mistakes that you see startups and startup founders make repeatedly in Pakistan? टॉप का तो नहीं पता, ओवरऑल वैसे बता देता हूँ कि जो मैंने अभी तक चीजें देखी हैं, ये बल्कि एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने काफी रिफ्लेक्ट भी किया हुआ है. सो आई डोंट नो कि उसमें से टॉप कौन सी है, कि उसकी रैंकिंग मैं नहीं कर सकूंगा. आई डोंट नो क्योंकि हर किसी का डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैंने देखी हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने देखा है कि या आप GTM बहुत जल्दी या लेट करते हैं. सो गो टू मार्केट आप जो है ना, या बहुत जल्दी कर देते हैं या बहुत लेट कर देते हैं. आई थिंक दैट्स अगेन अ चैलेंज कि आप बहुत जल्दी कर देते हैं. तो मैंने ऐसे स्टार्टअप भी देखे हुए जिनके पास जो है ना वो लॉन्च होती है तो उनके पास उनको अब समझ ही नहीं आ रही होती कि अब नेक्स्ट क्या करेंगे, एंड दे जस्ट टैंक बिकॉज दे नेवर थॉट कि यार अच्छा क्या होगा. ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने जादू का हमने एक प्लान बनाया था कि वी शुड गेट January 22 तक we should get 500 applications, and yesterday we crossed 1,000 applications. आप देख रहे हैं कि हमारे numbers जो है ना वो कैसे ऊपर नीचे एकदम से हो गए कि, लेकिन then we had to move very fast and do other things as well. Very nice ना, validation इतनी strong होना बड़ी अच्छी बात है. Need, देखें ना, customer की need आपके सामने खड़ी हो गई आके. Very true. So हमने फौरन ये किया. So again I'm giving you a real example of this. तो शायद हमारी जगह कोई और कहता, वो कहता नहीं यार ठीक है अभी और पब्लिकेशन PR. हमने कहा पब्लिकेशन PR और मार्केटिंग को तो कर दें इस वक्त जीरो, बिकॉज हमने बगैर कुछ किए वी डबल्ड दैट गोल ऑफ व्हाट वी वर इनिशियली थिंकिंग ऑफ. तो हमें पब्लिकेशन PR मार्केटिंग और नहीं चाहिए. पुट इट टू जीरो राइट नाउ. ये मेरे टीम से बड़ा सीरियस इस पे डिस्कशन हुआ था. नाउ वी नीड टू मूव टू द ऑपरेशंस पार्ट बिकॉज वी, तो ये नहीं सही करते स्टार्टअप्स ना, दे आर नॉट एबल टू गेज. वो क्या करेंगे, वो PR कर रहे होंगे, वो कहेंगे अच्छा बस PR ही है, चलो मार्केटिंग ही करते रहो, प्रोडक्ट भूल जाओ, प्रोडक्ट सड़ है, वेबसाइट नहीं चल रही, PR और मार्केटिंग चल रही है. सो या उन्होंने GTM बहुत पहले कर लिया, या उन्होंने GTM बहुत लेट किया कि सब कुछ करके उन्होंने जो है ना बस सब, और GTM बहुत लेट की. मेरे ज़हन में कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं, अगेन आई डोंट वांट टू सिंगल आउट पीपल, बट वो कहते रह गए कि जी अच्छा हम ले आएंगे. 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, उस तरह की इंडस्ट्री का पूरा वर्टिकल बन गया, $1 बिलियन कंपनी बन गई, उनका GTM ही नहीं हुआ अभी तक. तो दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल एग्जांपल. सेकंड वन इज नॉट मूविंग फास्ट, व्हिच इज अगेन आई थिंक द सेम GTM वाला, कि आप बस बैठे रहते हैं एक चीज पे, जबकि आपको रातें लगानी पड़ती हैं ऑफ मूविंग फास्ट. कि यार अच्छा ये नहीं है, पिवट करके बंद करो. गूगल आज कहता है कि यार अच्छा ये प्रोडक्ट नहीं चला, हालांकि अच्छा गूगल के केस में तो एक वक्रा ही सीन है कि जी अच्छा 100 मिलियन लोग यूज कर रहे होंगे, गूगल कहते हैं ये तो नहीं चला. बिलियन से नीचे तो जो है ना हम यूजर्स ही नहीं मानते. तो सो मूविंग ऑन वेरी फास्ट, लाइक मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स, जो कि फेसबुक भी कहता है. तो आई थिंक वो बहुत अच्छी नहीं करते. और तीसरा नॉट बीइंग ऑब्सेस्ड विद द कस्टमर्स, कि आपको जो पैसे दे रहा है, कि आपको जो पैसे दे रहा है आप वेट कर रहे हो जी फंडिंग आएगी इन्वेस्टर से, और इन्वेस्टर भाई कह रहा है पहले मुझे ला के तो बताओ कौन यूज कर रहा है, वो पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है. यू आर नॉट ऑब्सेस्ड विद योर यूजर्स, यू आर ऑब्सेस्ड विद द आइडिया, यू आर ऑब्सेस्ड विद द कंपनी, यू आर ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. यू आर नॉट ऑब्सेस्ड विद यूजर्स एंड कस्टमर्स, कि यार ये लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही. तो आई थिंक ये 3 है, और तो ऐसे बड़े मसले हैं, लेकिन आई थिंक वेरी वेल पॉइंटेड आउट. तो इसमें वैसे एक अपॉर्चुनिटी मुझे और नजर आ गई. तो गूगल के ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो 100 मिलियन यूजर्स एक्वायर कर गए और उनके ख्याल से मार्केट छोटी है, दे माइट बी वेरी गुड फॉर अदर बिजनेसेस टू लुक इनटू. अच्छा, अगला सवाल है जी शाहजेब का, हाउ डिड यू लर्न टू बी अ रिस्क टेकर? यार ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लर्न टू बी अ रिस्क टेकर. अच्छा यार इसका मेरे पास इसलिए कोई आई थिंक स्पेसिफिक जवाब नहीं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता. आई नॉट I don't know if it's something that I learned, it's something that was inbuilt, or was it inbuilt and then it was amplified by a lot of earning. I'm very comfortable, क्योंकि ये मैंने काफी रिफ्लेक्ट किया अपनी मदर से भी, अपनी फादर से भी, अपनी वाइफ से भी, कि मैं जरा जर्नली इस तरह का हूँ, जरा जो है ना वो रेकलेस एज इज द राइट वर्ड, कि यार अच्छा चलो जंप इन करते हैं, बाद में देखी जाएगी.
और मैं बचपन से ऐसा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी से पूछता था, वो भी यही कहती हैं कि यू जस्ट वर यू वांटेड टू डू द नेक्स्ट बिग थिंग। और लर्न आप उसको इस तरह करते हैं, फिर आप कहते हैं यार अच्छा जिंदगी गुजारनी है, बच्चे भी हैं, जरा इसको थोड़ा सा जरा जो है ना तरीके से मैनेज कर लेते हैं, तो आप उसके फाइनेंशियल मॉडल और आप उसको थोड़ा सा यू ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द chaotic ideas, or the craziness that you're thinking about. But I think it has to be a little bit of both, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो है ना नहीं होते वो सीखते हैं, फिर ऐसे भी देखते हैं जो सीखते हैं लेकिन वो नहीं होते तो वो नहीं कर सकते. इट हैज टू बी अ लिटिल बिट ऑफ बोथ. तो अगर रिस्क टेकर आप नहीं है तो इस तरह के लोगों में उठना बैठना शुरू कर दें जो रिस्क टेकर हैं. एनवायरमेंट इज अ वेरी बिग मोटिवेटर, इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम द एटॉमिक हैबिट्स बुक, कि अगर आप इस तरह के एनवायरमेंट में अपने आप को डाल दें जिससे सारी रिस्क टेकर हैं, तो आप भी रिस्क लें. फिर आप रोज जाएंगे, अब वो बातें कर रहे होंगे कि जी 10x 100x बिटकॉइन, आप कह रहे होंगे कि जी मैंने अभी म्यूचुअल फंड में पैसे डाले हैं, तो या तो अगले दिन आप उनके साथ नजर नहीं आएंगे या आप कहेंगे मैं भी बिटकॉइन में पैसे डाल देता हूँ. सो योर एनवायरमेंट विल हेल्प यू टेक दैट रिस्क. पाकिस्तान में लेकिन ये कि बिटकॉइन में पैसे डालने के लिए गैम्बलिंग के स्टेज पे आते हैं, जब ऑलरेडी कोई अमेजिंग क्रॉस कर रहा होता है पीक, तो एवरीवन इन्वेस्ट और उसके बाद रोना पिटना पड़ जाता है. अच्छा, ये रिजा मीर का सवाल है, वाज देयर अ टाइम व्हेन यू फेल्ट लाइक यू हैड फेल्ड एंड यू शुड जस्ट क्विट, हाउ डिड यू बाउंस बैक? yes, this mostly happens every day. तो ये कोई there was a time, क्या ये मेरे साथ तो हर दफा होता है कि but yeah, you have to self motivate yourself and you have to look at data. I think data is amazing. Again, something I learned at Google, कि data आपको बताता है कि चीजें जो है ना कैसी जा रही हैं, और gut is good but data will tell you कि यार चीजें तो चल रही हैं, तुम्हें लग रहा है कि मजा नहीं आ रहा, लेकिन data is showing कि यार चीजें चल रही हैं. And you have to motivate yourself obviously, but you have to look at data as well. And I think a mix of those tells you can you should keep moving on. फिर आप एक जगह जाके डिसाइड करते हो कि ठीक है यार अभी चल भी रहा है लेकिन I think this is not right, so I'm going to shut it down. But I believe a little bit in both gut, where my gut tells you कि यार ठीक है लगे रहो, कुछ ना कुछ इस चीज का हो जाएगा, और साथ साथ डेटा which also tells you कि चीजें थोड़ी बहुत चल रही हैं. लेकिन anything that's beyond this does not make sense. मतलब कि कोई रैशनल होना चाहिए. जब मैं स्टार्टअप से पूछता हूँ ना कि यार तुमने ना गो टू मार्केट किया है, तुमने ना बेचा है, तुम अभी तक मार्केट में क्यों हो, तुमने ये बंद क्यों नहीं किया, और जब मुझे आगे से रैशनल नहीं मिलता तो आई फाइंड इट वेरी वियर्ड कि या तो यू शुड बी एबल टू गिव अ रैशनल कि जी वी रेज मनी, वी आर स्पेंडिंग दैट मनी, गुड, मेरी गट फीलिंग दिस गोइंग टू वर्क. लेकिन गट का भी ना एक टाइम पे आके एंड होना चाहिए, गट सारी जिंदगी नहीं रह सकता. और उसके बाद ये डेटा होना चाहिए कि आई सीन दिस. बट जब मुझे कोई कहता है ना कि नहीं बस हम लगे हुए हैं और वो चीज भी नहीं चल रही होती, दैट्स अ वेरी सैड स्टेट टू बी इन, एंड आई होप लोकल स्टार्टअप्स कैन लर्न ऑन दैट. मुझे तो असल में टेक स्टार्टअप्स में नजर आता है वो ऐप को परफेक्ट कर रहे होते हैं बिफोर गोइंग टू द कस्टमर एंड आस्क देम कि भाई तुम्हारी जरूरत भी है कि नहीं. अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चंस, हम थोड़ा सा ओवर टाइम में चले जाएंगे बट लेट्स आई थिंक सिंस द क्वेश्चंस आर आल्सो गुड और ये अच्छी कन्वर्सेशन जा रही है. मोहम्मद अजीम, व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडरशिप लेसन यू हैव लर्नड एंड हाउ हैज इट प्रूवन इनवैल्यूएबल? समथिंग आई हैव रिफ्लेक्टेड ऑन अ लॉट, और इसमें काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा जो एक आई थिंक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा मेरे अपने लर्निंग एक्सपीरियंस में, वो है क्रॉस फंक्शनल लीडरशिप एंड ओनरशिप. You will never be able to do the work that you want to do in your life alone. अगर आपने सब कुछ खुद करना है तो आप बेशक चीज स्टार्ट ही ना करें. You will need to, अगर आपने अपनी जिंदगी में 100 कंपनियां स्टार्ट करनी है ना, तो आपको 1 लाख लोगों की हेल्प चाहिए थ्रू आउट योर लाइफ. 1 लाख लोगों को तक पहुंचना, जस्ट डू द मैथ एंड यू विल सी हाउ क्रेजी दिस इज, व्हिच बेसिकली मींस try to delegate stuff, give others the ownership, opportunity, reputation of coming forward and taking ownership and driving things. आप हर चीज को खुद ड्राइव नहीं कर सकते, उनसे गलतियां होंगी, they will screw up real bad, but that is fine, that's a part of the journey process. And I think this has been one of my biggest leadership experiences, because मैं पहले समझता था मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, वो भी करूंगा, फिर माशाल्लाह fast forward with a very beautiful family of 2 kids, I realized that I'm at a certain age and stage now where I do not have the energy and the time and the mental capacity anymore to do everything by myself. But there are fascinating, amazing people out there who want to do amazing things. What if I could use their opportunity or provide them the opportunity to work with them and do things together? So मेरा सबसे बड़ा leadership lesson, something that I like to evangelize as well, is take others' help.
even though it seems hard, even though it seems like, you know, they're taking a piece of your pie, but give them that piece of the pie so that the pie can be bigger. अगर आपका पाई जो है ना वो इतना छोटा सा रहेगा और बड़ा नहीं होगा तो उसका आपको फायदा क्या होगा eventually? Give ownership, delegate, work in collaboration. जबरदस्त, एंड आई थिंक गोल्डन रूल्स टू लिव बाय। अगला सवाल सुबी ताहिर का है और ये बिल्कुल डायरेक्टली लिंक्ड है इस पिछले जवाब के साथ। What would you say to startup founders who believe in micromanagement rather than letting go of roles to other team members? So मैंने बड़ी जबरदस्त एग्जांपल्स देखी हैं. One of the very good examples that I would like to quote is Sarah, who is the CEO of Sehat Kahani, one of my really good friends and very old friend. I think I learned ये art of delegation from her, और इस तरह बहुत सारे और मैंने entrepreneurs जिनसे you know सीखा है. तो उनको हम यही कह सकते हैं कि you know try to and I think actually no startup at a growth stage can afford to do like a founder can do things by themselves. In fact, आप कोई भी growth stage startup ले आए वो टीम के साथ ही चल रहा होगा. तो ऑटोमेटिकली इसका बड़ा जबरदस्त एक असूल है कि जो लोग डेलीगेट नहीं कर सकते, जो टीम में काम नहीं कर सकते, जो टीम को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, वो ग्रो करेंगे. और ये एग्जांपल like you know it's you just go out there, tell me an example of someone who does not respect people, who is you know does not delegate, who does not work in teams but runs a very big company. Well, even Steve Jobs, who was one of the most you know controversial figures in the whole history, he eventually was able to you know not build these great products by himself. I've had the pleasure of being with Jobs की एक कौन था किसने किस किस चीज पे काम की. They're added with me on LinkedIn because I got obsessed कि यार आईफोन का ये जो इंटरफेस है ये स्टीव जॉब्स ने खुद तो नहीं बनाया, तो कौन वो बंदा था जिसने वो बनवाया. तो I found out there's a guy called Imran Hussain, if you go and you search on him, who was actually the interface designer for the original iPhone. फिर मैं जरा ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया कि यार इसका नाम मुसलमानों वाला है, ये पाकिस्तान से है कहीं और से है. तो यू नो वैसे ही यू नो जस्ट गॉट इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ इट. But I think eventually you have to delegate and find that there are a lot of other people out there who will help you solve it. अकेले आप कुछ नहीं कर सकते. Right. So, Saad, that concludes the questions that we had, and we are now at the end of the session. So, आखिर में मेरा सवाल ये है कि स्टार्टअप्स को आप कौन सी 2 या 3 ऐसी अपॉर्चुनिटीज की तरफ पॉइंट आउट करना चाहेंगे जो आपके ख्याल में आर द नेक्स्ट बिग थिंग वेयर प्रॉब्ली great you know companies and fortunes are to be made? मैं ये जरूर रिकमेंड ये तो मेरे लिए मुश्किल है टू यू नो कि व्हाट अपॉर्चुनिटीज विल वर्क फॉर स्टार्टअप, बट व्हाट विल वर्क जिसका मैं श्योरिटी गारंटी एक ले सकता हूँ वो ये ले सकता हूँ कि स्टार्टअप्स शुड बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी. Every founder needs to be a part of a community. They need to be part of a clan. They whether it's Founder Institute, whether it's you know startup grind, whether it's Acumen. In fact, हम आजकल काम कर रहे हैं. I work with the regional Southeast Asia and Pakistan team for Google for Startups. हम एक community बनाने का सोच रहे हैं. But अगर आप एक community में रहेंगे तो आप grow करेंगे. आप इंशाल्लाह you know कुछ हो जाएगा. अगर आप अकेले काम करेंगे you will not be able to grow. So please, if you're not part of any community, join a community, whatever that community is. But I think communities are the future because we live in a world that's becoming more and more connected as well as disconnected and noisy and unpredictable. So I think you need to, you know, have your clan. Very true. So have your clan, build your community. और community building पे हमने पहले सेशन में अर्जिश के साथ भी वो जो गोल्डन रूल्स से बात की. मेरा ख्याल है आज का सेशन कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार हो गया और बड़ी डीप इंसाइट्स दी. मेरा ख्याल साद ने जो लफ्ज़ यूज़ किया ना रिफ्लेक्ट, आई थिंक यू रिफ्लेक्ट वेरी डीपली ऑन थिंग्स एंड दैट शोज़. और मुझे लगता है कि आज का जो ये प्रोग्राम था इसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी कि लोगों को दोबारा और तीसरी दफ़ा भी देखना चाहिए. थोड़ा सा मैं एंड में startup.pk की फिर से बात कर लूँ. साद ने भी शुरू में बात की थी. तो startup.pk जो है ये भी एक पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. शुरू इसीलिए हुई थी कि पाकिस्तान में जो मसाइल हैं हमारे, एक तो सोशल मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और दूसरा बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है. इन मसाइल का हल सिर्फ यह है कि लोग अपने अंदर सेल्फ बिलीफ पैदा कर लें, अपनी अप्रोच को बदल लें
और प्राइमरीली मैं तो कहूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ध्यान दें कि बिजनेस में बहुत बरकत रखी हुई है। तो startup.pk पे हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। इस वक्त हमारी startup.pk की अगर आप वेबसाइट पे जाएं www.startup.pk, तो हमारा जो है इस वक्त मेंबरशिप फ्री है, और इस मेंबरशिप के तहत कुछ हमारे क्लोज सेशंस और क्लोज मेंटरशिप और ट्रेनिंग्स की एक्टिविटीज़ फ्री में शुरू होने वाली हैं। इसके अलावा ये कि startup.pk पे हम काफ़ी सारी अब हमने सर्विसेज भी लॉन्च कर दी हैं जो कि अफोर्डेबल हैं। मुख्तलिफ वेंडर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि अपनी सर्विसेज इसी मिशन के साथ स्टार्टअप्स को प्रोवाइड कर रहे हैं कि स्टार्टअप उन चीज़ों पे गौर करे, उन चीज़ों पे फोकस करे जिनमें उनकी काबिलियत है, और जिन चीज़ों में उनकी वीकनेस है वो उसको बहुत ही अच्छे रेट्स पे काबिल लोगों को आउटसोर्स कर दें ताकि स्टार्टअप सफ़र ना करे। मेरे अपने तजर्बे में क्योंकि टेक स्टार्टअप्स के साथ इत्तेफाक से मुझे काफ़ी मौका मिलता है काम करने का। ये जो गो टू मार्केट है ना, लोग टेक प्रोडक्ट बनाने में बहुत वक्त लगा देते हैं, बहुत फोकस कर लेते हैं क्योंकि वो आता है ना, लेकिन मार्केटिंग पे, कस्टमर को समझने पे, बाहर निकल के कस्टमर से बात करने से बड़ा हिचकिचाते हैं, और नतीजा ये होता है कि वो जो उनका ड्रीम होता है ना, वो अचीव नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होता। सो आखिर में मैं फिर साद का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि साद ने इतना सारा वक्त भी निकाला, लेकिन वक्त से ज़्यादा इतनी काम की, पते की बातें की, और मुझे उम्मीद है कि जादू का जो प्लेटफॉर्म ये लॉन्च करने जा रहे हैं वो ना सिर्फ जैसे इनके बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी तरह कामयाब होगा, बल्कि वाकईतन शायद सैकड़ों हज़ारों पाकिस्तानी नौजवानों को एक अच्छा रोज़गार फराहम करने का मूजब बनेगा। सो साद और इन जैसे लोग जो हैं ये पाकिस्तान का सरमाया है। साद बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। Thank you very much, sir. Very excited to be here and good luck with your ventures. Right, Ji. So thank you everyone. This concludes Mentors Mantra second episode with Saad Hamid. बहुत शुक्रिया।